हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। ऑपरेशन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट चल रहा है, अंतिम प्रहार की सीरीज चल रही है। 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आ गया हूं अंतिम प्रहार सीरीज का। देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या है। 11वां क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिले हुए हैं। देखो, डिमांड फोरकास्टिंग पे बात हो रही है और रोल ऑफ आईटी। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला जितना बड़ा यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है। केवल डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा? डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक्स बताओ और आईटी का एससीएम में यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में रोल बताओ। अच्छा, ये एक अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी का क्या रोल है। आईटी क्या करता है? डेटा का इंटीग्रेशन करेगा, स्मूथनिंग करेगा, डेटा का वैलिडेशन करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा, नॉइजी डेटा हटाएगा, रियल टाइम इंसाइट देगा, एडवांस एनालिटिक्स करेगा, ठीक है, कोलैबोरेशन का काम करेगा, ऑटोमेशन करेगा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये आता है। यही आईटी का रोल है। मतलब कि आपको ये लिखना है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है। होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन सबको अगर आप आईटी यूज़ करते हो तो क्या क्या बेनिफिट होता है और क्या क्या रोल है। ऑटोमेशन का काम है, डेटा एनालिटिक्स का काम है, रियल टाइम इंसाइट देने का काम है, रिड्यूस वेस्टेज करने का काम है ना, कम्युनिकेशन का काम है ना, डिसीजन में हेल्प लेने का काम है और एफिशिएंसी इंप्रूव करने का काम है। क्लियर हो गया? तो ये एक 7-8 रोल आपको याद रखने, 7-8 रोल ही वहीं पे लिख देना है। नेक्स्ट आ जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग क्या है? भविष्य के डिमांड के बारे में अनुमान लगाना और उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करना है, डिमांड फोरकास्टिंग है। डिमांड फोरकास्टिंग के 3 मेथड है। कौन कौन से मेथड है सर? ठीक है, अब ये डिमांड फोरकास्टिंग में क्या, अगर डिमांड फोरकास्टिंग अच्छी होगी तो क्या हो जाएगा? इन्वेंट्री का ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, बेटर प्राइसिंग हम कर सकेंगे, बेटर एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ होगी और सस्टेनेबल कॉम्पिटिटर एडवांटेज हमको मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। अब 3 तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग है अपने कोर्स के अंदर। कभी कभी 2 में से 1 में से न्यूमेरिकल भी बैठ जाता है। कभी यदा कदा ही धर्मस्य, है ना, यदा कदा, है ना, जब जब दम की हानि होगी मैं इस धरती पर जन्म लेने के लिए आऊँगा। ये उस दोहे का पूरा सारांश है। लेकिन अपने यहाँ यदा कदा, जब, यदा यदा, वो यदा यदा ही धर्मस्य है ना, जब जब, और यहाँ मैं कह रहा हूँ यदा कदा यानी कभी कभार। ठीक है, हाँ, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि डिमांड फोरकास्टिंग के 3 मेथड हैं। कितने मेथड है? 3 मेथड है। सबसे पहला है सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज और एक एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का न्यूमेरिकल थोड़ा सा अपर लेवल में आता है। अपर लेवल वैसे तो है 12th लेवल का ही, लेकिन रिसर्च मेथोडोलॉजी में ज़्यादा यूज होता है। तो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग का आज तक कभी न्यूमेरिकल देखा नहीं गया है। सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का कभी कभी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए यहीं पे समझ लेते हैं। सिंपल एवरेज क्या होता है कि यहाँ पर एक कुछ डेटा दिया होगा 2, 3, 4, है ना, 2, 3, 4 और आपको यहाँ पे कुछ डेटा दे दिया। ये 4 जनों का डेटा दे दिया। अब इस सिंपल एवरेज के अंदर अपन को क्या करने का होता है? इसकी टोटल लगा देते हैं और डिवाइड बाय n क्या है? 4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 यदि 4 बच्चे दिए हैं, उनका अपन को कह दिया कि हाइट जोड़ के उसको एवरेज हाइट बताओ। तो एवरेज निकालने का सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? टोटल लगा के डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पर 5, 4, 10, 15, 15 बाय 4 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? सिंपल एवरेज का फॉर्मूला। वेटेड एवरेज में हम क्या करते हैं? वेटेड एवरेज में याद रखिएगा कि हर एक एलिमेंट को वेट देते हैं, जैसे 2, 3, 4 और 6। अब इसका वेट होगा 2 के आगे 1 हो सकता है, 3 के आगे 2 हो सकता है, 4 के आगे 1 हो सकता है, 6 के आगे 2 हो सकता है, यानी वेट दिया हुआ होगा। वेट देने के बाद हमको इसको मल्टीप्लाई करना होगा 2, 6, 4 एंड 12। इसके बाद यहाँ पर जो वेट की टोटल आ रही होगी, है ना, 2, 2, 4, 1, 5, 4, 6, है ना, 6, यहाँ पे इसकी जो टोटल आएगी 12 और 6, 18। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ लेकिन बहुत सिंपल है। 6 और 4, 10, 10 और 10, 20, 22, 24। तो 24 डिवाइड बाय 6, बस इतना ही करना है, या 4 आंसर आ गया। यानी क्या करना है सर? सिंपल अगर एवरेज का क्वेश्चन आ जाए आपको एग्जाम के अंदर तो टोटल लगा के डिवाइड बाय n कर देना, और अगर वेटेड का आ जाए तो मल्टीप्लाई बाय वेट करके और डिवाइड बाय सिग्मा वेट के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। डिवाइड बाय n मत कर देना, 1, 2, 3, 4 के साथ n के साथ डिवाइड मत कर देना। ये दोनों समझ में आ गए? तो सिंपल एवरेज के अंदर बेसिकली एवरेज निकाला जाता है। अभी अपन एक एक करके चेक कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग पे आ रहा हूँ मैं, तीसरे पॉइंट पे, उसका न्यूमेरिकल पे भी आ रहा हूँ, है ना। कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज डिमांड कर्व को कैलकुलेट किया जाता है 12 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, और उसके अकॉर्डिंग हम
यूज़ करते हैं। ये सिंपल होता है, कैलकुलेट करना सिंपल होता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है, सबको इक्वल वेट मिला हुआ होता है तो हम पता नहीं कर पाते कि इतनी एक्चुअल में डिमांड है या नहीं है। वेटेड मूविंग एवरेज के अंदर क्या करते हैं, हम वेट प्रोवाइड करते हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है, बेटर और मोर एक्यूरेट रिजल्ट आता है। लेकिन लिमिटेशन क्या है, वो वेट करेक्ट है कि नहीं है उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाता और वो फ्लक्चुएशन आता ही जाता है। अब तीसरा जो मेथड है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, इसका न्यूमेरिकल लगभग नहीं आता है, मत मान के चलो कि आएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला है ना, और इसके अंदर हम वेट को रीचेंज कर रहे होते हैं, मतलब वेट को चेंज कर रहे होते हैं कि जो पिछले साल का जो हिस्टोरिकल डेटा था उसके अकॉर्डिंग हम जो वेट दिया गया था, यानी 2, 1, 2, 3 जो अभी मैंने वेट रखा था उसको रीचेंज किया जाता है और उसके बाद ये सारा वेट और एवरेज कैलकुलेट करना होता है। तो ये असाइन वेट्स टू द पास्ट पॉइंट ऑफ द डेटा टू डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द फर्दर गो बैक इन द टाइम। अ स्मूथिंग फैक्टर डिटरमाइन हाउ मच वेट इज गिवन टू द रिसेंट डेटा। यहां पर क्या होता है, स्मूथिंग फैक्टर निकलता है, उससे हम ये डेटा कैलकुलेट करते हैं। एक लंबा सा फॉर्मूला है, मैंने इसलिए जान करके नहीं किया ताकि मैं नहीं चाहता था कि कंफ्यूज हो बच्चे और थोड़ा सा हेडेक जरा सा भी ले परेशानी हो, क्योंकि ये आता नहीं है। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में अपन को ये याद रखना है कि वेट को हम और सिंप्लीफायर और एक्यूरेट करते हैं कि रियल में जो 2 वेट दिया है, 25 वेट दिया है, 24 वेट दिया है, वो सही से दिया है या नहीं दिया है, और अगर दिया होता है तो उसकी वापस से स्मूथनिंग करी जाती है अपने एक्सपोनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग, जो फॉर्मूले के एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू होती है। बस इसको याद रखना है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, टीडियस होता है, स्टैटिकल होता है, ये इसका लिमिटेशन है। तो 3 तरीके से डिमांड फोरकास्टिंग है, सिंपल एवरेज, वेटेड एवरेज और एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग के थ्रू। क्लियर हो गया। इसके अलावा अपन को डिमांड फोरकास्टिंग के बेनिफिट याद में रखने हैं, मीनिंग याद में रखना है, ठीक है। और डिमांड फोरकास्टिंग की लिमिटेशन क्या हो सकती है कि डेटा बेस्ड होता है, फ्यूचर जो है वो अनप्रिडिक्ट होता है ना, हमें नहीं पता कल क्या होने वाला है, तो हम क्या डिमांड प्रिडिक्ट करेंगे, है ना। वो डेटा मैनेजर्स के ऊपर डिपेंड करता है, डेटा की बायसनेस हो सकती है, और इन्विजिलेटर के ऊपर भी स्टैटिकल नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना एक्यूरेट आएगा नहीं आएगा, ये उसकी लिमिटेशंस में। बेनिफिट में क्या लिखोगे कि डेटा बेस्ड टेक्निक है, बेटर अप्रोच है, और हिस्टोरिकल डेटा का ध्यान में रखा जाता है, और बेटर मैनेजमेंट डिसीजन इससे अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। और बायसनेस होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, स्पेकुलेशन नहीं होता है ना, ठीक है। यही सारी चीज़ें डेटा फोरकास्टिंग याद करना, उसके बेनिफिट, उसके लिमिटेशन और उसके टाइप्स, ठीक है। इसके अलावा आईटी का एससीएम में रोल, यानी सप्लाई चेन मैनेजमेंट में आईटी का क्या रोल है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन शुरू करता हूँ। जय हिंद।